नाजरीन आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं मोहम्मद अफरोज़ आलम आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज का ये तालीमी प्रोग्राम बीएड साल अव्वल के तलबा के लिए है। नाजरीन, आज की गुफ्तगू का हमारा उन्वान है तालीमी नफ्सियात मज़मून का एक अहम उन्वान, पावलोव का क्लासिकी मशरूती इक्तिसाब का नज़रिया, यानी जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे पावलोव ने दिया था, कहते हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद साहब, जो शोबे तालीम व तरबियत मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद साहब, आज के इस तालीमी प्रोग्राम में इस स्टूडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे तलबा और तालिबात के लिए आप ये बताएं कि पावलोव का क्लासिकी मशरूती इक्तिसाब का नज़रिया क्या है। उनकी तजर्बात की रोशनी में जो भी चीज़ें हैं उसकी वजाहत पेश कीजिए। इक्तिसाब के नज़रिए को बाकायदा शुरू करने से पहले मैं बेहतर महसूस करता हूँ कि थोड़ा सा इसका पस मंज़र आपके सामने मैं पेश कर दूँ। बुनियादी तौर पर पावलोव माहिर नफ्सियात नहीं थे जी। पावलोव माहिर फेलियात थे, यानी कि फिजियोलॉजिस्ट थे, और वो मुख्तलिफ़ जानवरों पर जो निज़ाम हाज़मा है उस पर वो तजर्बा करते थे। तो उसी तजर्बे की एक कड़ी में उन्होंने एक कुत्ते पर जो है एक्सपेरिमेंटल लैब में तजर्बा कर रहे थे कि एक कुत्ते का जो निज़ाम हज़म है और साथ ही साथ उसके मुंह से जो लुआब या राल निकलता है, जिसको हम सेलिवेशन कहते हैं, उसके बारे में आप जो है तजर्बा कर रहे थे। और इसी तजर्बा करने के दौरान में उन्होंने ये महसूस किया कि ये तो इक्तिसाब का भी एक तरीक़ा है, लर्निंग है, और इसका नाम उन्होंने कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग दिया। कंडीशनिंग जैसे कि नाम ही से वाज़ेह है जी कि मशरूत, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मशरूत। अक्सर व बेशतर आपने ये देखा होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में ढेर सारे इक्तिसाब या लर्निंग या सीखने का अमल हम कंडीशनिंग के ज़रिए करते हैं। कंडीशनिंग एक मखसूस माहौल है, मखसूस वक्त है, जिसमें हम एक मखसूस इशारे पर मखसूस किस्म के अमल या रद्द अमल को हम ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर जब बच्चे स्कूल को जाते हैं, बेल बजती है, घंटी बजती है जी। तो बजती तो है घंटी, लेकिन सारे बच्चे असेंबली के लिए ग्राउंड में इकट्ठा हो जाते हैं। जी। गोया कि वो घंटी से बच्चे कंडीशन्ड हैं एक असेंबली में जमा होने के लिए, और वही घंटी जब बजती है तो सारे बच्चे अपने कमरे जमात में चले जाते हैं। वही घंटी बजती है तो सारे बच्चे खेल के मैदान में आ जाते हैं। यानी कि बच्चे घंटी की आवाज़ से कंडीशन्ड हो गए कि मुख्तलिफ़ औक़ात में जब वो घंटी की आवाज़ सुनते हैं तो वो मुख्तलिफ़ अमल और रद्द अमल करते हैं। घंटी एक ही है जी। लेकिन कभी बच्चे जो है असेंबली, कभी कमरे जमात में, कभी खेल के मैदान में, और कभी छुट्टी यानी कि घर जाने की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो घंटी की आवाज़ पर बच्चे कंडीशन्ड हो गए और बच्चों को ये भी पता है कि किस घंटी पर उनको क्या करना है। तो इक्तिसाबी फील्ड में इस लर्निंग को या इस किस्म के इक्तिसाब को हम कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। जी। यानी कि वो घंटी इशारा बन जाती है उनको एक मखसूस अमल करने का, और जब घंटी इशारा बन गई मखसूस अमल का तो इसी का नाम दिया गया है कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी। पावलोव ने क्या इस नज़रिया के लिए किसी किस्म का तजर्बा किया था? और अगर उन्होंने तजर्बा किया था तो उस तजर्बात की रोशनी में तजर्बात और उसके मराहिल पे थोड़ी सी तफसील से रोशनी डालिए। जी जी जी, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि पावलो बुनियादी तौर पर माहिर फेलियात थे। वो कुत्ते पर तजर्बा कर रहे थे और तजर्बा करने के दौरान ही उनको ये महसूस हुआ कि ये तजर्बा लर्निंग पर, इक्तिसाब पर भी हम नाफिज कर सकते हैं। तो आइए हम बहुत ही इख्तिसार के साथ पावलो के जो है एक कुत्ते पर किए गए तजर्बा पर हम रोशनी डालते हैं। जी। सबसे पहले पावलो ने एक कुत्ते को लिया और एक एक्सपेरिमेंटल टेबल में उसको फिट कर दिया। जी। एक्सपेरिमेंटल टेबल में फिट करने के बाद, चूंकि वो तजर्बा कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो एक्सपेरिमेंटल टेबल था जी। और वो कुत्ता भूखा था। सबसे पहले मरहले में तजर्बे के पावलो ने कुत्ते के सामने खाना पेश किया। जब कुत्ता खाना देखा तो उसके मुंह से लुआब या राल, जिसको हम सेलिवा कहते हैं, वो खारिज होने लगा, निकलने लगा। जी। ये तजर्बा उन्होंने कुछ दिनों तक दोहराया। ये तो तजर्बे की पहली स्टेप है या जो पहला मरहला है। तजर्बे के दूसरे मरहले में पावलो ने क्या किया कि उस जो कुत्ते को एक्सपेरिमेंटल टेबल में फिट करने के बाद एक घंटी की आवाज़ बजाई और फिर फौरन उस कुत्ते को खाना पेश किया। ये तजर्बा वो बार बार दोहराते रहे। उन्होंने क्या महसूस किया कि कुत्ता घंटी की आवाज़ सुनने के बाद ही मुंह से लुआब या सलीवा निकालने लगता है, यानी कि घंटी की आवाज़ ने खाने की जगह ले ली। जी। और इसी को वो कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी कहते हैं। जी। यानी कि वो कुत्ता कंडीशनड हो गया घंटी की आवाज़ पर लुआब निकालने के लिए, और लुआब का निकलना ये जाहिर करता है कि उसको अब खाना मिलने वाला है। मिसाल के तौर पर जैसे हम लोग हैं आम जिंदगी में इंसान, इमली हम जब अपने आँखों के सामने देखते हैं तो इमली देखते ही हम लोगों के मुंह से लुआब या राल जो है निकलना शुरू हो जाता है। ये फितरी चीज़ है। जी। तो इमली देखने के बाद तो हमारे मुंह से लुआब का निकलना फितरी है, जिस तरह से खाने को देखने के बाद कुत्ते के मुंह से लुआब का निकलना। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सुनते हैं इमली का नाम, किसी ने कहा कि इमली का दिन आ गया या वो इमली है, तो हम नाम सुनकर ही हमारे मुंह से लुआब जो है निकलना शुरू होता है। यानी कि नाम का सुन लेना ही लुआब का निकलना उसके साथ में जारी हो जाता है। यानी कि हमारे जहन में वो चीज़ आ जाती है कि ये इमली है और वो फितरी तौर पर। जी। तो वही मामला यहाँ पर भी है कि तजर्बे के दूसरे मरहले में पावलो ने सिर्फ घंटी की आवाज़ दी और उस घंटी की आवाज़ पर उन्होंने क्या महसूस किया कि कुत्ते के मुंह से लुआब निकलने लगा। अब आइए इस एक्सपेरिमेंट के हम तीसरे मरहले में हम दाखिल होते हैं। जी। तीसरे मरहले में पावलो ने सिर्फ घंटी की आवाज़ लगाई और खाना नहीं लाया। घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह से लुआब निकलता था। यानी कि कुत्ते ने ये सीख लिया और ये लर्निंग, ये इक्तिसाब कंडीशनिंग के थ्रू हो गई कि घंटी की आवाज़ गर्चे की खाने की अलामत है, उसके लिए सिग्नल है घंटी। देखिए पुराने ज़माने में हम लोग जब रेल का सफ़र करते थे तो उसको हम लोग कहते थे कि लाइन क्लियर हो गया, टिन 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 जो है स्टेशन मास्टर जो घंटी देता था, तो हम लोगों को ये लग जाता था कि अब ट्रेन आ रही है, लाइन क्लियर हो गया है। तो वो टिन टिन की आवाज़ गर्चे की सिग्नल हो गई कि अब ट्रेन आ रही है। तो इसी तरह से इस तजर्बे में भी घंटी की आवाज़ ने खाने की जगह ले ली और कुत्ते के मुंह से लुआब आने लगा। अब कुछ दिनों के बाद इस एक्सपेरिमेंट के चौथे मरहले में पावलो जाते हैं और फिर घंटी की आवाज़ आप लगाते हैं। तो घंटी की आवाज़ जब लगाए तो कुत्ते के मुंह से लुआब नहीं आया। क्यों लुआब नहीं आया? कि इससे पहले कुत्ता कई बार घंटी की आवाज़ सुन चुका था लेकिन उसको खाना नहीं मिला। जी। इसलिए वो सोचा कि ये तो बस वैसे ही है घंटी की आवाज़। और फिर उसके बाद 1-2 महीने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट को ब्रेक करने के बाद 1-2 महीने के बाद फिर इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दोहराया। और जो ही आपने घंटी की आवाज़ लगाई या घंटी बजाई तो कुत्ते के मुंह से लुआब
खारिज होने लगा। गर्चे कि वो कुत्ता कंडीशनड हो गया था उस घंटी की आवाज़ से, और फिर से लुआब उसके मुंह से आने लगा। तो इसी मंजिल पर, इसी जगह पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इक्तिसाब कंडीशनिंग के थ्रू होती है, यानी कि हम एक मखसूस माहौल में, एक मखसूस इशारे पर हम एक मखसूस किस्म की अमल करने लगते हैं। जैसा कि आपने बताया कि पावलोव माहिर फ़ेलियात थे, जी, तो ये जो तजर्बा था वो किसी मखसूस वक्त में वो कर रहे थे। वही मैंने बताया ना आपको कि उनका मकसद था कि वो जो हाजमे का निज़ाम है कुत्ते का, उस पर उनका जो है तजर्बा चल रहा था। जी। लेकिन अचानक उनके जहन में ये बात आई कि ये तो जो है इक्तिसाब में भी इसका हम जो है नाफिजुल अमल जो है कर सकते हैं, नाफिज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। क्योंकि ढेर सारे इक्तिसाब हमारे ज़िंदगी में जो है कंडीशनिंग के थ्रू भी जो है होता है। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दिया बेल की आवाज़, और भी है ढेर सारी चीज़ें हैं हम लोग अपनी आम जिंदगी में किसी मखसूस कंडीशन के तहत आदमी सीखने लगता है उन चीज़ों को, और उससे वो तजर्बा हासिल होता है और एक नई सिमत में जाता है। जी। बहुत बेहतर डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस तजर्बात की रोशनी में इक्तिसाबी उसूल भी कुछ वज़ा किए गए हैं, और अगर किए गए हैं तो उस इक्तिसाबी उसूल को हमारे तलबा और तालिबात के लिए बताएं, ताकि दर्स व तदरीस में भी उसका कुछ अमल दखल होगा। तो उससे आने से कबल पहले आप इनके अगर कुछ उसूल हैं तो उस पर रोशनी डालिए। पावलोव ने अपने जो है किए हुए तजर्बात की रोशनी में और उनके मराहिल की बुनियाद पर कुछ इक्तिसाब के उसूल बताए हैं, बयान किए हैं, जिनमें सबसे पहला उसूल है यकसानियत का उसूल, जिसको हम अंग्रेज़ी में जनरलाइजेशन कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन। यानी कि सीखने वाला या इक्तिसाब करने वाला इक्तिसाबी सिचुएशन को या माहौल को जनरलाइज करता है। मिसाल के तौर पर इस तजर्बे में कुत्ते ने जो घंटे की आवाज़ थी, है ना, उसको जनरलाइज किया। यानी ऐसा नहीं है कि वो किसी भी घंटी की आवाज़ पर वो अपने मुंह से लुआब निकालता है, बल्कि उस घंटी की जो हिद्दत और शिद्दत है, जिसको हम इंटेंसिटी कहते हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कि 1000 dB उसकी हिद्दत या शिद्दत है, तो अगर 999 या 1001 अगर हो तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, उस आवाज़ को वो जो है जनरलाइज कर लेता है। तो इस तरह से वो उस पर अपना रद्द अमल जो है ज़ाहिर करता है। दूसरा जो उसूल है उसको हम जो है तफरीक या फ़र्क का उसूल कहते हैं, इम्तियाज़ का उसूल कहते हैं। अंग्रेज़ी में हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि सीखने वाला किस इशारे पर किन हालात में कौन सा अमल या कौन सा रद्द अमल करना है, उसको बखूबी वो जो है समझ जाता है। इसकी मैं आपको बेहतरीन मिसाल दूंगा। अगर आपने अपने बचपने में गांव में बंदर के खिलाने वाले को या भालू के खिलाने वाले को आपने देखा होगा, तो आपने ये महसूस किया होगा कि जो बंदर खिलाता है या जो भालू खिलाता है, तो वो उसको मखसूस उसके जिस्म पर या उसको मखसूस इशारा देता है लकड़ी की मदद से या धागे की जो है मदद से। तो वो एक मखसूस इशारे पर वो मखसूस अमल या रद्द अमल करने लगता है। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि तफरीक का उसूल। किस इशारे पर क्या करना है। मैंने आपको पहले भी जो मिसाल दिया, घंटी एक ही होती है, लेकिन अलग अलग वक्त के घंटी पर जो है रद्द अमल अलग अलग होता है। घंटी वही है, लेकिन एक बार जब घंटी जो है सुबह बजती है तो सारे बच्चे असेंबली हॉल, एक बार जो है घंटी बजी सारे बच्चे कमरे जमात के अंदर, एक बार वही घंटी बजी तो सब जो है छुट्टियों के लिए स्कूल से बाहर। यानी कि तफरीक का उसूल। तीन अलग अलग घंटी है लेकिन काम तीन अलग अलग है। हाँ, घंटी एक ही है, हिसाब से तीनों डिस्क्रिमिनेशन। तो वो चीजों को इम्तियाज बरत के बच्चे उस चीज का सलूक करते हैं। हाँ बिल्कुल। इसके बाद से जो तीसरा जो मरहला है वो है मादूम होना, यानी कि ख़त्म होना, टूट जाना। अच्छा। जिसको हम लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन कहते हैं। एक्सटिंक्शन। जैसा कि मैंने तजर्बे के तीसरे मरहले में मैंने बताया कि वो सिर्फ घंटी बजाते थे, खाना नहीं देते थे उसको। तो एक वक्त ऐसा आया कि उस कुत्ते को ये महसूस हुआ कि ये तो सिर्फ घंटी की आवाज़ है, ये खाने की अलामत नहीं है, उसके मुंह से लुआब नहीं निकला। इसकी मैं आपको बेहतरीन मिसाल मैं देता हूँ
कि अगर कोई छोटा बच्चा है हम लोगों के घरों में, तो हम लोग ये कहते हैं कि बेटा ये आप जो है पोएट्री आप याद कर लीजिए, हम आपको चॉकलेट या टॉफ़ी देंगे। तो वो चॉकलेट या टॉफ़ी की लालच में वो उस जो पोएम को, पोएट्री को याद कर लेता है, फिर हम उसको दे देते हैं। देने के बाद से हम फिर कहते हैं कि आप ये सबक याद कर लीजिए, हम आपको फिर जो है चॉकलेट देंगे, लेकिन हम दूसरी बार नहीं देते हैं। फिर हम तीसरी बार कहते हैं कि बेटा आप याद करो, हम आपको चॉकलेट देंगे। बेचारा याद करता है चॉकलेट के लालच में। इसी तरह से हम बार बार उसको सिर्फ चॉकलेट की लालच दे करके हम याद जो है कराने लगे। एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चा कहता है कि मैं नहीं याद करूंगा क्योंकि आप सिर्फ कहते हैं देते नहीं जी। तो वही मामला है। तो इसमें क्या है कि एक्सटिंक्शन, इक्तिसाब यहाँ पे टूट जाता है। अच्छा। रुकावट आती है, इसको हम कहते हैं मादूम होना या टूट जाना। लेकिन फिर चूंकि वो ऑलरेडी वो कंडीशनड हो गया है, उसको जैसे एक्सपेरिमेंट में, तजर्बे में खाने के साथ घंटी को जोड़ दिया गया, और इस बच्चे को एक बार उसने याद किया है तो याद करने के बाद से टॉफ़ी दे दिया है हमने। फिर कुछ दिनों के बाद जब हम फिर ये तजर्बा दोहराते हैं तो फिर वो कुत्ते के मुंह से लुआब जारी हो जाता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अज खुद बहाली। और यहीं पर पाउलो जो है डिक्लेयर कर देते हैं कि सीखने का अमल कंडीशनिंग के थ्रू होता है। हम एक मखसूस हालात में, मखसूस सिचुएशन में एक मखसूस अमल या रद्द अमल को करने लगते हैं, कंडीशनड हो जाते हैं। और एक जो सबसे जो है ज़रूरी बात जो है, जो मैं बताऊं इसमें, जो कि टेक्निकल है लेकिन जो बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे खाना है, तो खाने को इस नफ्सियाती ज़बान में पाउलो ने नेचुरल स्टिमुलस का नाम दिया है, जिसको हम अनकंडीशनल स्टिमुलस भी कहते हैं। और खाने को देख कर के जो लुआब आता है उसका नाम जो है पाउलो ने नेचुरल रिस्पांस का नाम दिया, या अनकंडीशनल रिस्पांस, फितरी रद्द अमल। फितरी रद्द अमल हम इसको कहते हैं। तो फितरी स्टिमुलस यानी कि मुहीज पर फितरी रद्द अमल होता है। जी। और इसी तरह से सिर्फ घंटी की आवाज़ भी स्टिमुलस है, लेकिन वो फितरी नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, बनावटी है, लेकिन वो भी स्टिमुलस या मुहीज का काम कर रही है यहाँ पर। और उसकी बुनियाद पर जो रद्द-ए-अमल, जो रिस्पांस होता है, उसको भी हम आर्टिफिशियल कहते हैं। तो यानी यहाँ पर ये बात है कि जब आर्टिफिशियल स्टिमुलस ने नेचुरल स्टिमुलस की जगह ले ली, तो इसको हम कहते हैं कंडीशनड लर्निंग, और अंग्रेजी में इसको हम सब्स्टिट्यूशन लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, है ना। तो इसलिए इसको, क्योंकि घंटी की आवाज़ ने खाने की जगह ले ली, यानी सब्स्टिट्यूट है यहाँ पर, खाने का सब्स्टिट्यूट साउंड ऑफ बेल। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि जब नेचुरल स्टिमुलस की जगह आर्टिफिशियल स्टिमुलस ले लेता है, तो इसी को हम कहते हैं कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, मशरूती इक्तिसाब। जी, जिसको मशरूतियत या मशरूती इक्तिसाब के नाम से भी मौसूम किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही तफसील से तजर्बात पावलोव का बताया आपने, और उनके उसूल का भी जिक्र किया आपने बहुत ही तफसील से। तो क्या इस तरह के जो लर्निंग है, इक्तिसाब है या आमोजिश है, तो ये इसमें कुछ पुख्तगी होती है या बिल्कुल ये एक दायरे में ख़त्म हो जाता है? नफ्सियात में हम जितने भी तजर्बात या जितने भी हम नज़रियात का हम जो है मुताला करते हैं, उसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो दर्स व तदरीस से होता है। बीएड के जो मुतल्लिम हैं या वुड बी टीचर हैं, जो मुस्तक़बिल में टीचर बनने वाले हैं, तो इस नज़रियात का मुताला करते हैं और अपने दर्स व तदरीस में उसका इतलाक़ करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इक्तिसाब का नज़रिया असातिज़ा के लिए और तलबा के लिए बहुत ही कारआमद और मुफीद है, क्योंकि इस इक्तिसाबी नज़रिए की बुनियाद पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इक्तिसाब कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप इसके उसूल को आप देखेंगे, जनरलाइजेशन जो मैंने बताया, एकसानियत का उसूल, तो टीचर जब भी पढ़ाए, जब भी जो है तदरीस करे कमरा जमात में, तो एक साथ जो जनरलाइज जो बातें एक साथ जो है बताने वाली चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर
अगर जो है वो कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी जो है तस्वुर जो है पढ़ा रहे हैं, दरख्त के बारे में कुछ जो है पढ़ा रहे हैं, तो आपको जो मालूम है कि दरख्त जो है कई किस्म के जो है होते हैं, छोटे दरख्त, बड़े के दरख्त, तो वो एक जो है जनरलाइज करके जो है बताए। फिर इसके बाद से तफरीक का उसूल, इम्तियाज़ कर सके बच्चे, जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों का फ़र्क जो है मालूम कर सकें, तो आप उनको ये बताइए। इसके साथ साथ ये तजर्बा सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए करामद होता है। दूसरी बात यह है कि जानवरों की तरबियत में भी इस जो है नज़रिए का बड़ा अमल दखल है। हम कंडीशनिंग के ही ज़रिए हम जानवरों की जो है तरबियत करते हैं और जानवर एक मखसूस इशारे पर मखसूस अमल या रद्द अमल करने लगते हैं। तीसरी बात यह है कि इस इक्तिसाबी नज़रिए को हम बच्चों के अंदर अच्छे बर्ताव, है ना, अच्छे बिहेवियर के फ़रोग़ में भी हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो बुरे आदात व अतवार हैं उनके, उसको हम दूर करने में भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ज़बानदानी के फ़रोग़ में, प्रोनंसिएशन में इस जो है नज़रिए का जो है बहुत ज़्यादा अमल दखल है या इस्तेमाल होता है। इस नज़रिया का दरस व तदरीस के अमल में, जैसा कि आपने ज़िक्र भी किया कई चीज़ों का, तो दरस व तदरीस के अमल में जो नज़्म व ज़ब्त का मामला है, डिसिप्लिन का मामला, वो एक बहुत ही अहमियत का हामिल है। बहुत अहमियत का हामिल है। और क्या इस नज़रिया का, इस उसूल का, उसमें कुछ अमल दखल है? बहुत ज़्यादा है अमल दखल। इससे हम जो है इस नज़रिए की मदद से हम तलबा को एक वेल डिसिप्लिन, उनके अंदर हम नज़्म व ज़ब्त जो है सिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं अक्सर व बेशतर कि कमरे जमात के अंदर एक मखसूस टीचर जब जो है दाखिल होते हैं तो बच्चे बिल्कुल जो है पिन ड्रॉप साइलेंट जो है हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये उस्ताद एक जो है सिग्नल है कि वक्त की पाबंदी, हाँ, वक्त की जो है पाबंदी, वक्त जो है पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी भी हम जो है सिखा सकते हैं। क्यों? कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई बच्चा अगर लेट से आता है तो आप उसको कोई ना कोई जो है सज़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर जो है कमरे जमात से जो है बाहर खड़ा कर देते हैं। तो अब बच्चा कंडीशनड हो गया, अब अगले दिन वो जो है लेट से नहीं आएगा, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि अब हम अगर कमरे जमात में लेट से गए तो कमरे जमात के अंदर एंट्री जो है ममनू हो जाएगी। तो वो बच्चा वक्त पर आना जो है शुरू कर देता है। इसी तरह से हम आदात व अतवार के फ़रोग़ में, मिसाल के तौर पर अगर हम जो है घर पर हमने जो है मामूल जो है बना लिया कि 10 बजे रात को बिस्तर पर चले जाना है, सोना है, तो अब 10 जब बज गया रात में तो वो कंडीशन जो है बच्चा हो गया कि 10 बजने का मतलब है अब हमको बिस्तर पे चले जाना है। इसी तरह से सुबह 6 बजे जगना है, तो जब घड़ी की आवाज़ आई 6 बजा तो बच्चे को उठ जाना है। नाश्ता आपको तभी मिलेगा जब आप गुस्ल कर लेंगे, अगर गुस्ल नहीं करेंगे तो आपको नाश्ता नहीं मिलेगा, या अगर आप गुस्ल नहीं करेंगे तो आपको स्कूल जो है नहीं जाने दिया जाएगा। तो बच्चों के अंदर नज़्म व ज़ब्त को जो है परवान चढ़ाने में, उनको डिसिप्लिन जो है बनाने में इस जो है तजर्बे का जो है बड़ा अहम रोल है, और इस इक्तिसाबी जो है नज़रिए का। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस इक्तिसाबी नज़रिए का ज़बानदानी सिखाने में, प्रोनंसिएशन, हिज्जे जिसको हम जो कहते हैं बच्चों में, एक टीचर हिज्जे करता है, तलफ़ुज़ हम जो है जिसको कहते हैं, तलफ़ुज़ की अदायगी एक मखसूस अंदाज में, तो बच्चे जो है वो कंडीशन हो जाते हैं। जिस तरह से आपने अरबिक में जो है देखा है, जो क़िरात करते वक्त जो है टीचर जिस तरह से क़िरात करता है, बच्चे भी उसी तरह से जो है क़िरात करने की कोशिश करते हैं। तो ये नज़रिया ज़बानदानी में, तलफ़ुज़ में, अल्फाजों में ये जो है बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। जी, जैसा कि सर आपने बताया अभी कि अच्छी आदतों के फ़रोग़, जैसा कि आपने कई मिसाल भी दिया, तो अच्छी आदतों के फ़रोग़ और बुरी आदतों को रोकने, इन दोनों में इसका अमल दखल है। बिल्कुल, इसका जो इम्प्लीकेशन है, बिल्कुल। हमारे तलबा और तालिबात के लिए आपने बहुत ही इस अहम मौजू पर गुफ्तगू की। इसके मज़ीद जो दरस व तदरीस के अमल में अगर कुछ इसकी मुज़मिरात हो सकते हैं तो वो भी वजाहत कर दीजिए। ये तमाम जो अभी हम लोगों ने जो गुफ्तगू की वो तालीमी मुज़मिरात ही है, दरस व तदरीस में इसकी अहमियत ही है
कि एक जो है उस्ताद को चाहिए कि बच्चों के अंदर जो है मुस्बत जो है रवैये का फ़रोग़ दे, यानी कि निसाब को अच्छी तरह से जो है पढ़ाए, अच्छी तरह से जो है पेश आए। नज़्म व ज़ब्त के लिए जो बात हुई वो भी दर्स व तदरीस ही से है, और सब सारी चीज़ें जो हैं, ये सब सारी चीज़ें, ज़बानदानी जो मैंने बताया, तलफ़्फ़ुज़ की बात जो मैंने बताया, हिज्जे की जो बात जो मैंने बताई, और जो है जानवरों की जो है तरबियत में भी जो मैंने जो बात जो बताई, साइकोथेरेपी में भी इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा जो है होता है। तो इस जो है इक्तिसाबी नज़रिए को हम दर्स व तदरीस में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी और कमरे जमात के अंदर भी। जी, डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और बीएड के तलबा और तालिबात के लिए तालीमी नफ्सियात के मज़मून के इस अहम उन्वान पर आपने तफसीली गुफ्तगू की और बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली। आपका बेहद शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज के इस तालीमी प्रोग्राम में हमने पावलोव के क्लासिकी इक्तिसाबी मशरूती इक्तिसाब का नज़रिया पे गुफ्तगू की, जिसमें आज के हमारे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद साहब ने पावलोव के इक्तिसाबी नज़रिया क्या है उसको बताया। उसके अलावा आपने इसमें यह भी सुना कि इस तजर्बात, पावलोव ने जो तजर्बात किए थे उस पर उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की। उस तजर्बात की रोशनी में क्या क्या मराहिल थे और उस मराहिल और तजर्बात की रोशनी में क्या क्या तालीमी उसूल वज़ा किए गए, उन उसूलों के बारे में भी इन्होंने बताया। और दर्स व तदरीस के अमल में इन उसूलों का क्या अमल है, क्या दखल है और इसकी इम्प्लिकेशन क्या है, इतलाक़ क्या है, उसके बारे में भी सर ने बहुत ही अच्छे तरीक़े से मिसालों के ज़रिए समझाया। हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये बेहतर साबित होगा और कारआमद और मुफीद साबित होंगे। अगर आप इस उन्वान के मुताल्लिक़ और मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे किताबियात का मुताला कर सकते हैं। आप मज़ीद तफसीलात अगर मालूम करना चाहते हैं तो निज़ामत फ़ासलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से रब्ता कायम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले प्रोग्राम में हम किसी नए उन्वान के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आदाब।